अब तक हमने विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को देख लिया। पिछले लेक्चर में मैंने विशेषण और विशेष्य की पूरी भूमिका आपको बताई थी, पूरा डिटेल में हमने वर्णन किया था। उम्मीद है आपने जरूर प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र बनाए होंगे, हालांकि मैंने पूरे प्रश्नों को समाहित करने की भी कोशिश की थी। इसके बाद अब इस बार देखते हैं अगला टॉपिक, क्रिया। ये भी एक विकारी शब्द है। तो क्रिया की बात करें तो जिस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी कार्य के करने का बोध हो वह क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे पंकज शतरंज खेल रहा है, तो ये खेलना और रहा, तो ये खेल रहा, ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। ध्यान रखिए कि एक शब्द वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं और होती ही हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं, प्रीलिम्स में प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं कि रचना यानी कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। याद रहेगा, सीधे पूछा जाता है। कौन कौन? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया जहाँ पे कोई कार्य हो, जैसे राम पानी पीता है तो पानी पीने का कार्य हो रहा है, तो ये हो गया सकर्मक। अकर्मक क्रिया, जैसे बच्चा रोता है तो रोना कोई काम नहीं है, ठीक है, ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। इसी तरीके से श्याम हंसता है, हंसना भी कोई काम नहीं है, एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। तो इसमें कर्म का अभाव पाया गया, तो ये अकर्मक क्रिया। तो आपने सकर्मक अकर्मक क्रिया के बारे में जाना। अब हम आते हैं कि अन्य आधार पर क्रिया के भेद, कुछ और क्रिया के भेद होते हैं। जैसे सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या है? सिंपल, जब किसी क्रिया का सामान्य रूप से एक बार प्रयोग किया जाए, जैसे रोहित हंसा, तो ये क्या होगी? सामान्य क्रिया। संयुक्त क्रिया, नाम से स्पष्ट है, संयुक्त यानी जहाँ एक से अधिक क्रियाओं के प्रयोग द्वारा एक ही क्रिया का होना पाया जाए, यानी क्रिया का प्रयोग तो एक से अधिक हो लेकिन जो काम हो रहा है वो एक ही तरीके से हो रहा है। जैसे बच्चा नहा रहा है, तो यहाँ नहाना, रहना, होना, यहाँ है के लिए होना है, होना, 3 क्रिया शब्दों के द्वारा एक ही काम हो रहा है और वो काम क्या हो रहा है? नहाने का काम हो रहा है। ठीक। अगला है नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया को मूल शब्द धातु भी कहते हैं। मूल शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाती है, प्रत्यय मैंने बताया ही कि जो शब्द है उसके आखिर में, तो खेल प्लस ना यानी खेलना, तो ये नाम धातु या मूल धातु क्रिया हो गई। इसी तरीके से प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें तो जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य को करने की प्रेरणा दे। जैसे पिता ने बच्चे को टीचर से पिटवाया, तो पिता खुद ही नहीं पीट रहे हैं, वो किससे पिटवा रहे हैं? टीचर से पिटवा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी? ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं। अगला है पूर्वकालिक क्रिया। तो जो क्रिया मुख्य रूप से पहले संपन्न हुई हो वह क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया। इसका मतलब कि इनके साथ एक प्रत्यय जुड़ता है जिसका नाम है कर। जैसे कुत्ता गिर कर मर गया, तो ये कर जो अगर ये जुड़ा हो क्रिया के साथ, इसका मतलब है कि ये पूर्वकालिक क्रिया है। इसी तरीके से असमापिक क्रिया। देखिए, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं निम्नलिखित में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो वाक्य दे देगा और उसमें बताना है, या कोई क्रिया दे देगा उसमें बताना है कौन सी क्रिया। तो ये पहचान आप अच्छे तरीके से पाएं, इसलिए मैं इसे यहाँ बता रहा हूँ आपको। असमापिक क्रिया की बात करें तो जो क्रिया वाक्य के अंत में न आकर संज्ञा या सर्वनाम के साथ पहले प्रयोग की जाए वे असमापिक क्रिया कहलाती है। जैसे बालक दौड़ते हुए आया, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो क्रिया वाक्य के अंत में न आकर संज्ञा सर्वनाम के पहले, संज्ञा सर्वनाम के साथ पहले प्रयोग की जाए, तो दौड़ते हुए आया। इसी तरीके से सोता हुआ हिरण प्यारा लगता है, तो ये याद रखिएगा। जैसे दौड़ते हुए ये आखिर में नहीं आया, बीच में आ गया। फिर इसी तरह सोता हुआ, ये तो एकदम पहले आ गया। अब है तात्कालिक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया के तुरंत पहले संपन्न हुई, इसकी तात्कालिक क्रिया की एक पहचान है कि इसमें एक प्रत्यय लगता है ही। जैसे वह स्कूल से आते ही सो गया, तो ये ही जो प्रत्यय है ये है तात्कालिक क्रिया की पहचान। इसी तरीके से अनुकरणात्मक क्रिया है। तो जो क्रिया मूल शब्दों के अनुकरण से बनती है, मूल शब्द पीछे मैंने बताया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो उनके अनुकरण से बनती है। अनुकरण मतलब उसके आगे यानी फॉलो करने से। जैसे हिन हिनाना,
भिन भिनाना, टिम टिमाना। तो ये सब क्या है? अनुकरणात्मक क्रिया है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। व्युत्पत्ति के आधार पर अगर धातु की बात करें तो दो प्रकार से होते हैं, एक मूल धातु, एक यौगिक धातु। यौगिक धातु यानी मिश्रित होने के बाद से जो बनते हैं, और मूल धातु जो मूल रूप से। जैसे अगर हम कहें पढ़ना, तो पढ़ना में जो पढ़ है ये क्या है? मूल धातु हो गई, और ना जो है ये प्रत्यय हो गया। समझ गए आप लोग कि मूल धातु क्या है? यौगिक धातु जो मिश्रित हो गई, मिश्रित होने के बाद से ही यौगिक धातु बन जाती है। तो ये रहा पूरा का पूरा क्रिया। अगला टॉपिक है कृदंत। कृदंत की बात करें तो क्रिया के जिन रूपों का उपयोग संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण आदि शब्द भेदों के समान हो उन्हें कृदंत कहते हैं। इसे और भी आसान नजरिए से देख लें कि क्रिया के अंत में कृत प्रत्यय के जुड़ने से बने संज्ञा या विशेषण शब्द कृदंत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय ही पहचान है कृदंत की। प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञा या सर्वनाम में कृत प्रत्यय जुड़ने से कौन सा शब्द बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन में कृदंत। एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा इसे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पच धातु का कृदंत रूप क्या है? पाचक। हालांकि कृदंत का व्यापक पैमाने पे संस्कृत में प्रयोग होता है, फिर भी हिंदी में यहाँ देख लेना जरूरी है। तो पच धातु का कृदंत रूप क्या हो जाएगा? पाचक। कृदंत की चार प्रकार के कृदंत की हम बात कर लेते हैं। कर्तृवाचक कृदंत। कर्तृवाचक कृदंत में वाला ये सब जुड़ा होता है, जैसे पढ़ने वाला, लिखने वाला। कर्मवाचक कृदंत में अंत में न आपको मिलेगा, जैसे बंधन, ठीक, समापन। इसी तरीके से भाववाचक कृदंत की बात है तो इसमें आई, जैसे लास्ट में आखिर में आपको आई मिलेगा, जैसे चढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई। और लास्ट है कि क्रियावाचक कृदंत। क्रियावाचक कृदंत में आपको अंत में आखिर में ना प्रत्यय जुड़ा हुआ मिलेगा, कौन, जैसे दौड़ना, इसी तरीके से पढ़ना। तो ये सब क्या हो जाएगा? क्रियावाचक कृदंत। तो आपने देखा कि कर्तृवाचक कृदंत में जो प्रत्यय जुड़ा है वो वाला है, इसी तरीके से कर्मवाचक कृदंत में न है, भाववाचक कृदंत में आई है, और क्रियावाचक कृदंत में प्रत्यय क्या है? ना है। तो कृदंत के बारे में भी आपकी भूमिका स्पष्ट हुई होगी। एक जरूर दिमाग में रखिए जो मैंने कहा ही कि क्रिया के, जो मैंने पहले ही कहा कि क्रिया के अंत में कृत प्रत्यय जुड़ने से कौन सा शब्द बनता है? तो कौन सा शब्द बनता है? कृदंत शब्द बनता है, ये याद रखिएगा। तो अब हम बात करें काल की। काल की अगर बात करते हैं तो काल आप जानते हैं कि क्रिया के प्रयोग का समय क्या कहलाता है? काल कहलाता है। काल तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल की बात करें, आपने इस काल को और ये तमाम चीज़ों को पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा होगा आपने? आपने अपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, बचपन में भी आपने पढ़ा होगा। तो भूतकाल की बात करें तो भूतकाल में सामान्य भूत, सामान्य भूत में सिंपल पास्ट, फिर आसन्न भूत, आसन्न भूत में रिसेंट पास्ट, फिर अपूर्ण भूत यानी इनकम्प्लीट पास्ट, पूर्ण भूत कंप्लीट पास्ट, संदिग्ध भूत डाउटफुल पास्ट, और हेतु हेतु मद भूत यानी कंडीशनल पाथ, सॉरी पास्ट। ठीक, समझ में आया आपको? जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, वह देर से आया, वह देर से आया, ये है सामान्य भूत। अगला है कि कक्षा शुरू हो चुकी है, तो होने का काम क्या है? प्रारंभ हो चुका है, शुरू हो चुकी है यानी चल भी रही है, यानी अभी अभी शुरू हुई, यानी कुछ काम पीछे हो गया और कुछ चल भी रहा है, तो ये हो जाएगा रिसेंट पास्ट यानी आसन्न भूत। वह खा रहा था, तो खा रहा था, तो ये अपूर्ण भूत। ठीक है, अब ये कंप्लीट नहीं है कि वो खा, पता नहीं खाया कि नहीं खाया। फिर मैं खाना खा चुका हूँ, ये है पूर्ण भूत। इसके अलावा उसने खाना खाया होगा, होगा संदिग्ध भूत, ये भी संदिग्ध है। फिर यदि वह समय पर आया, पर आता, तो सेव खा पाता, तो इसे कहते हैं कंडीशनल, एक कंडीशन जुड़ा हुआ है उसके साथ, यानी हेतु हेतु मद भूत। अगला है शायद वह आता ही होगा, ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान। इसके पहले हम वर्तमान काल देख लेते हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। ठीक, तो सामान्य वर्तमान आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह खाना खाता है, वह जाता है, ताते तीते ये आखिर में जुड़ा होता है। अपूर्ण वर्तमान यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात, आप, वह खाना खा रहा है, वह खेलने जा रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब
अपूर्ण वर्तमान यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है। संदिग्ध वर्तमान प्रेजेंट डाउटफुल, जैसे शायद वह आता ही होगा। इसी तरीके से भविष्यत काल की बात करें तो सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और हेतु हेतु मद भविष्यत। तो सामान्य भविष्यत आप एकदम बिल्कुल जानते होंगे। इसी तरीके से अगर संभाव्य भविष्यत की बात करें, शायद कल बारिश होगी, तो ये संभाव्य भविष्यत हो गया। फिर यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो ये हेतु हेतु मद भविष्यत। तो ये मैंने एक भूमिका आपको बता दी। आज के 3 टॉपिक पे हमने चर्चा कर दी, तो निश्चित रूप से ये टॉपिक समझ में आए होंगे। कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो अविकारी शब्दों पर होगा। निश्चित रूप से आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।